ग्लोबल आई टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस का पार्ट 6 जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, सारा पीडीएफ आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। लिखा हुआ ना पीडीएफ डाउनलोड लिंक, ये है आपका www.globaliti.org। ठीक है, सारे पीडीएफ अपलोड हो गए हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, दरअसल पीडीएफ अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया था, पीडीएफ तैयार नहीं थे, लेकिन अब आप जाके चेक कीजिए, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सभी पीडीएफ वहाँ पे, और अब आगे टाइमली सब अपलोड भी होंगे। थोड़ा सा काम ज़्यादा है, आप लोग जानते हैं एग्जाम वगैरह भी चलने वाले हैं कॉलेज वगैरह में, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि उसको डाउनलोड करके उससे जो है आप क्या अपना प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वीडियो ओपन कीजिए, वहाँ देख लीजिए। बाकी पीडीएफ डाउनलोड रहेगा, अगर आप कर सकते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो कि और अच्छा रहेगा। आप उसे अपने पास रखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैंने बताया था इस वेबसाइट पर इन क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, आप कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के वक्त ऑफ कैलकुलेशन में जाके चेक करना, इसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी किसके लिए, तो आप लोग मालूम है आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है। ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, मतलब आपका चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, आरएसी हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, टर्नर हो, जो भी ट्रेडें हैं जिनमें सेकेंड ईयर में वक्त ऑफ कैलकुलेशन है, उनमें सब जो क्वेश्चन होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग बिना देर किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक शंकु अपने सिरे पर टिका हुआ है। एक शंकु अपने सिरे पर टिका हुआ है, संतुलन की कौन सा अवस्था को उदाहरण है? संतुलन दरअसल हमारा देखिए तीन टाइप से है, स्थिर संतुलन, न्यूट्रल, अस्थिर। ठीक है, ये मेन हम तीन टाइप का देखते हैं। तो स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल। स्थिर कब होता है? जैसे कोई शंकु है, शंकु की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में। ये शंकु हो गया हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, ओह सॉरी, लग रहा फोन ऑन रह गया, मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फोन पे वो मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आते हैं, तो उसको हम लोग बंद कर देते हैं वीडियो बनाते समय। तो देखिए ये हमारा क्या है, शंकु है। शंकु का ये बेस हो गया हमारा, क्या हो गया, बेस हो गया। और ऊपर जो है हमारा ये क्या है, इसका सिरा है। शंकु का क्या है, सिरा है। बेस का मतलब आधार। तो अगर शंकु अपने बेस के सहारे रखा हुआ है, ऐसे कहीं पे, कैसे रखा हुआ है, बेस पे रखा हुआ है, तो जब बेस के सहारे, तो शंकु का क्या होगा, संतुलन अच्छा होगा। अगर मान लीजिए हम शंकु को बाई चांस थोड़ा सा धक्का भी देते हैं, तो ये नीचे से क्या होगा, हल्का सा उठ जाएगा। थोड़ा सा इसे धक्का दीजिए, इधर को, इधर से इधर को धक्का दीजिए, हल्का से उठाइए, नीचे से उठ जाएगा। जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे, प्रेशर हटाएंगे, शंकु पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाएगा। अगर ऐसा केसेस है तो उसे बोलते हैं स्थिर, स्टेबल। उसे क्या बोलते हैं, वह संतुलन की स्थिर स्टेबल अवस्था कहलाती है। संतुलन की कौन सी अवस्था कहलाती है, स्टेबल या स्थिर। क्योंकि जब हमने इसको धक्का दिया तो शंकु थोड़ा सा उठ जाएगा, लेकिन जैसे ही हाथ हटाएंगे शंकु फिर अपने वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, तो उसको बोला जाता है स्थिर या स्टेबल अवस्था। ठीक है, अस्थिर कब होता है, जब शंकु को सिरे की अवस्था में रख दो। जैसे शंकु को हम उल्टा रख दें जमीन पे, उसे कैसे रखें, बेस के सहारे न करके शंकु को ऐसे रख दिया जाए, किसी तरह से ऐसे टिका दिया जाए, इस टाइप से। आइसक्रीम वाली, कोन वाली आइसक्रीम हो गई ना, ठंडी के मौसम में मत खाइएगा, जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने उल्टा टिका दिया। थोड़ा सा भी अगर हम इस शंकु को अगर हम धक्का देते तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, इधर को हो जाएगा, उधर को दूसरी पोजीशन में चला जाएगा। अगर आपने नीचे कहीं फिक्स कर रखा है तो क्या होगा, कभी इधर को चला जाएगा, कभी उधर को चला जाएगा। मतलब धक्का देने के बाद वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा, किसी नई स्थिति में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल, अस्थिर। समझ रहे हैं ना भाई, थोड़े से सिरे पे टिका हुआ है, थोड़ा भी धक्का देंगे तो इधर उधर चला जाएगा। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब गेंद समझ लीजिए। मान लीजिए आपका फर्श है और इस पे क्या गोल गेंद आपने देखी होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जब उसे धक्का देते हैं तो नई अवस्था में तो चला जाता है, लेकिन अपने मतलब स्थिति तो चेंज हो जाती है, लेकिन अपनी पुरानी अवस्था वाले ही टाइप का, जो पुरानी अवस्था में जैसे था वैसे ही वो नया अवस्था में सेम टू सेम चला जाता है। जैसे गेंद है, इस समय यहाँ रखी हुई है, गेंद रखी हुई है ना, इस समय जिस अवस्था में यहाँ पे होगा, मैं गेंद को थोड़ा धक्का दे दूं, गेंद क्या होगी, चलते चलते यहाँ पे आ जाएगी। तो स्थिति तो चेंज, गेंद यहाँ से यहाँ चल गई, पर जैसे गेंद यहाँ टिकी हुई थी सेम टू सेम गेंद वैसे ही यहाँ पे भी टिकी हुई है। तो इस अवस्था को न्यूट्रल अवस्था कहा जाता है। तो ये तीन चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था शंकु अपने सिरे पर टिका है, सिरे पर टिका है, जब इसे हम धक्का देंगे तो क्या होगा, इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, इसकी क्या होगी, वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह अस्थिर वाला है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र इसके आधार से इसकी ऊंचाई का 1/3 है? इसकी आधार से इसकी ऊंचाई का 1/3 है पूछ रहा है, ठीक है। तो आधार से ऊंचाई का 1/3 किसका होता है? हमने बात किया था पहले के क्वेश्चंस में कि जो त्रिभुज होता है इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है लगभग यहाँ होता है, जो कि उसकी ऊंचाई का कितना होता है? h/3 होता है। त्रिभुज की बात हुई थी तो वही उसकी ऊंचाई का 1/3 किसका होता है? त्रिभुज का होता है, ट्रायंगल का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ट्रायंगल। स्क्वायर का हमने बात किया था, चाहे स्क्वायर हो आपका, चाहे आयताकार हो, चाहे समचतुर्भुज हो, इनमें क्या होता है? इन सबों का जो विकर्ण एक दूसरे को जहां पे काटता है, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर इनका क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। वैसे समचतुर्भुज का होगा। शंकु का कहाँ पे होता है? शंकु की भी हमने बात किया था, इस टाइप से हमारा शंकु होता है। तो शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है इसका बेस वाला आधार है, बेस का आधार हो गया और परपेंडिकुलर लाइन हो गई है। तो बेस के आधार से लगभग यहाँ पे होगा या कितना होता है? तो शंकु के ऊंचाई का h/4, 1/4 ये शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये जो पूछ रखा था 1/3 वह किसका है? ट्रायंगल का है, त्रिभुज का है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शंकु अपने आधार पर टिका हुआ है। शंकु कहाँ टिका हुआ है? अपने आधार पे टिका हुआ है, अपने बेस पर टिका हुआ है, ठीक है। शंकु कहाँ टिका है? शंकु अपने बेस पर आधार पर टिका हुआ। जब शंकु अपने बेस पर टिका होगा तो यह सबसे इसकी अच्छी स्थिति होगी, इसमें यह बिल्कुल स्थिर होगा। तो यही पूछा था कि संतुलन की किस अवस्था में है। तो अगर शंकु को हम थोड़ा धक्का देंगे तो ये वाला सिरा उठ जाएगा, जैसे ही हाथ हटाएंगे फिर वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल अवस्था बोलते हैं, स्थिर अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्टेबल, स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आज क्या हुआ, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टाइम लगभग टाइम कितना हो रहा है? रात के 10 बजने वाले, ठीक है। तो चूंकि वीडियोज बनी नहीं थी और आप लोग कहते हैं कि सर डेली अपलोड कीजिए, डेली अपलोड कीजिए, और टाइम से बन नहीं पाया था तो मैंने कहा भाई आज कर देता हूँ। थोड़ा लेट हो गया था, काम था, और इसी में मुझे ध्यान आया, मैं शाम को गया था घर पे ना, तो आप लोगों को मैंने क्या किया था, अपनी इंस्टाग्राम ID दी थी ना। कौन सी ID दी थी? इंस्टाग्राम की मैंने आप लोगों को अपनी ID दी थी, क्या था? ग्लोबल ITI अभी, इस नाम से, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों से बात हो जाती है, मैंने ID इसलिए दी हुई थी, जब टाइम मिलता है तो मैं मैसेज वगैरह ओपन करके देखता हूँ, तो जिनके मैसेजेस आए रहते हैं तो मैं कुछ रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ अच्छे कैंडिडेट भी मिल जाते हैं जिनसे बातें करके भी मजा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी आज मैं शाम को था तो मैसेजेस आए थे मेरे पे कुछ लोगों के, तो मैं बात कर रहा था किसी से, ठीक है, नाम नहीं बताऊँगा मैं, बातचीत ऐसे ही हो रही थी। तो उन्होंने पूछा सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो मैंने बताया भाई व्हाट्सअप कैलकुलेशन वाला जो मैं चला रहा हूँ सीरीज, इसको पढ़ लीजिए, टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थ्योरी के 500 क्वेश्चन की सीरीज है उसको पढ़ लीजिए, विवेक सर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि सर ये सब मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने कहा फिर तो यार बहुत अच्छी बात है, आप टॉप करोगे, ठीक है। तो उधर से उन्होंने रिप्लाई क्या किया कि सर ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, आपके वो कहते हैं ना लोग कि आपके मुँह में दही शक्कर। तो मैंने बोला कि भाई इस समय तो मुझे खांसी और जुकाम हो रखा है और मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि आपके मुंह में दही शक्कर, मेरा मतलब खांसी और जुकाम ही ना सही हो, तो ये गलत बात है ना। तो आप लोग भी मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप लोग कोई अगर क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो भाई तुरंत तो नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा, पर जब मैं मैसेजेस देखूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गलत बात आ गई बीच में ना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है देखिए आपको एक फिगर दे रखा है और इसका हमें निकालना क्या, टी खंड। देखिए टी टाइप का दिख रहा है ना, टी टाइप का दिख रहा है और बोल रहा है कि टी खंड में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र कहाँ है, ठीक है। देखते हैं, इसका हमें केंद्र निकालना है। तो जब भी इस टाइप की चीजें आ जाए, जैसे हमने तो बात किया था, अगर नॉर्मल पूछ लेता कि भाई अगर सर्कल है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सर्कल का पूछता तो हम बता देते सेंटर में है। त्रिभुज का पूछता तो हम जानते हैं h/3 पे है, जो ऊंचाई दी रहती है उसमें 3 का भाग दे लेते, निकल जाता। शंकु होता तो हम क्या करते, h/4 कर लेते, उसकी ऊंचाई में 4 का भाग देते, निकल जाता। जब इस टाइप की आकृतियां होती तब ना इनका हम जानते हैं, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, उनके विकर्णों पे मिल जाता। लेकिन इसमें अलग ही आकृति, टी आकृति दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आइए देखेंगे भी, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन में
क्या किया जाएगा या कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इज इक्वल टू A1 प्लस ठीक है, क्या होगा A1 H1 प्लस A2 H2 अपान A1 प्लस A2, ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि दो फिगर दिख रहे हैं ना, एक ए दिख रहा है आकृति और एक ए, दो अलग अलग दिख रहे हैं। अगर तीन होता मतलब या आई आकृति में मान लीजिए हो जाता इस टाइप से, तब क्या करते A1 H1 प्लस A2 H2 प्लस A3 H3 कर लेते अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाता। तो जितने फिगर रहते हैं उस हिसाब से हम उतना फार्मूला ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम मान लेते हैं, एक सेकंड, हमने मान लिया कि एक फिगर ए है, ये पहला 1 हो गया और एक ये दूसरा होगा 2, ये दो चीजें हैं, दो को जोड़ के बनाया गया। अगर ये 3 होता तो वहां 3 तक लिख लेते फार्मूला को, सेम इसी प्रोसेस पे। ठीक है, तो हमने मान लिया एक फिगर ए है, एक दूसरा ए है, तो अब इन दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, ये आपका यहीं तक होगा, ये 10 सेंटीमीटर इतना ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा गलत दिया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, A1 मतलब पहले वाले का ए क्या है, क्षेत्रफल है, ए से क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और H1 जो होता है वह क्या होता है, तो H1 जो होता है वह बेस से, यहाँ बेस से होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई। H1 क्या होता है, जो H रहेगा हमारा, A1 H2 ये सब एक ही बात है। अगर ए की बात करें तो ये हमारा क्षेत्रफल रहेगा, और जो H रहेगा हमारा वह बेस से मतलब आधार से क्या होगा, सेंटर ऑफ मतलब CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई या दूरी कह लीजिए, क्या कह लेंगे, दूरी। ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो फिगर 1 है हमारे पास, पहले हम इसका सब निकालते हैं। A1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहां लिख लीजिए भाई। ये क्या है, आयत जैसा है ना, इसको ध्यान से देखो आप, ये क्या बन रहा है हमारा, एक आयत बन रहा है, ऐसे 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 और ऐसे आयत बन रहा है। इसकी हमें दी हुई है क्या, चौड़ाई दी हुई है, और ये लंबाई मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई किसी को मान लीजिए, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है 10 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 बराबर भाई लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 3 इज इक्वल टू 30। A1 का मान आ गया। ऐसे ही A2 का निकाल लेते हैं। A2 बराबर क्या होगा, तो यह भी हमारे पास क्या है, एक आयत के रूप में ही तो है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है, तो चौड़ाई देखते हैं 3 दे रखा है यहाँ पे, तो 3, 12 3 36। इस तरह से इन दोनों का, भाई दोनों आयत थे तो दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, हो गया काम। अब क्या निकालेंगे, अब जो है यहाँ पे A1 A2 हो गया, अब H1 H2 निकाल लिया जाए, उस फार्मूले में रख देंगे। H1 मतलब ये पहला वाला, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, तो आप जानते हैं आयत की ग्रेविटी कहाँ होती है, वो दोनों विकर्णों के केंद्र पर होती है। विकर्ण का केंद्र कहाँ होगा, लंबाई और चौड़ाई के सेंटर में, मतलब यहाँ पे भाई दोनों विकर्ण, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये जहाँ कट करेगा तो ये कहाँ होगा भाई, तो ये टोटल 10 था, तो इसके सेंटर में आएगा ना, तो सेंटर में लेने के लिए हमें क्या होगा, 10 में 2 से भाग देंगे, मतलब आधा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा भाई। 10 का ये टोटल 10 था ना, तो इसके सेंटर कहाँ आएगा, इसके सेंटर में आएगा, बीच में आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, H1 हो गया। वैसे ही अब इस दूसरे वाली फिगर की बात करें तो इसका बेस से लेते हैं। अगर बस मैं इस फिगर की बात करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी, 3 दिया हुआ था, तो इसका सेंटर कहाँ आ जाएगा, नीचे से जाएंगे। तो मैं इस फिगर थोड़ा सा अलग बना देता हूं, आपको समझने में आसानी होगा। ये हो गया और ये हो गया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना था, हम इस वाले पे सेंटर लेंगे। ठीक है, तो बेस से लेते हैं, ये टोटल 10 था और ये टोटल कितना है, ये 3 है। तो अब इसका सेंटर कहाँ आएगा, तो यहाँ सेंटर में आएगा, बीच में टोटल 3 है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5। ठीक है, लेकिन हम बेस से ऊंचाई लेते हैं। H1 का तो हमें पता चल गया था 5, बेस से लेते हैं तो बेस से कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ 10 है और यह 1.5 जोड़ के कितना हो जाएगा 11.5। तो यह आ जाएगा हमारा किसका मान, H2 का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो H2 का मान हमने कितना निकाला, 11.5,
कितना निकाला हमने, H2 इज इक्वल टू 11.5। कैसे आया आपको मैंने बताया, टोटल 10 था और ये 3 है तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5 होगा। तो 10 और 1.5 11.5, मतलब 20 से 11.5 पर इस दूसरे वाली फिगर की CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ पे रख लेते हैं फार्मूला में, A1 10 से 30 आया हुआ था इंटू H1 का मान क्या है, यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, प्लस A2 का मान 36 इंटू H2 हमने 11.5 निकाल रखा, 11.5, ठीक है। अपान A1 प्लस A1 का मान 30 है, प्लस A2 का मान 36 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 30 बचे 150 हो जाएगा, प्लस 36 का गुणा कर लेंगे 11.5 में, ठीक है। आप लोग अपना गुणा कर लेना, मैं कैलकुलेटर से करूंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा ना और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग कर लेंगे कैलकुलेटर से। आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। कितना है, 36 इंटू 11.5 सॉरी 5 कितना आ गया हमारा, 414 अपान 30 60 6 66, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 5 1 6 4 1 5 अपान 66। इसको हम लोग भाग दे लेंगे 5 6 4, इसमें भाग दिया जाएगा 66 से, कितना आ जाएगा, भाग देने पे आपका 8.545। चूंकि सारी वैल्यू किसमें है हमारे, यहाँ भी दिया है सेंटीमीटर, तो यह हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा ए वाला 8.545 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना था, ये फार्मूला याद रखना है, A1 H1 प्लस A2 H2 अपान A1 प्लस A2। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप लोग अपना कॉपी लेके बैठिए, जो नया फार्मूला है उसको नोट कीजिए। तो जब इस टाइप की आकृति आ जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए ये फार्मूला है। A1 H1 आप किसी भी पार्ट को पहला दूसरा मान सकते थे, आप इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, गलत नहीं होगा, एक ही बात है। तो हमने पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, A1 A2 हो गया। अब हमें चाहिए था H1 क्या था, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई। तो बेस से इसकी ऊंचाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसकी मध्य में होगा, तो 10 सेंटीमीटर लंबा था तो मध्य में 5 हो जाएगा, तो वही हमने निकाल लिया था H1 5। H2 क्या था, तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पहले हम इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, इस वाले पार्ट का। तो हमें मालूम है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 दे रखी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होगा, इसके आधे पे मतलब 1.5 पे होगा। तो बेस से कितना हो जाएगा, तो बेस से यहां तक की ऊंचाई कितना 10 दे रखा था, यहां से यहां 10 और 10 में यह 1.5 जुड़ जाएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना होगा, तो 10 प्लस यह वाला 1.5 इज इक्वल टू 11.5। तो इस तरह से हमने निकाला था H2 और उसको फार्मूले में लिख के सॉल्व कर लिया, हमारे सामने आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आयत का गुरुत्व केंद्र क्या है। देखिए ये बहुत आसान है, आयत का गुरुत्व केंद्र पूछा है भाई, तो जहां दोनों बिकड़ कट करेंगे यही आपका गुरुत्व केंद्र होगा, यही होगा ना। अब वो कितना है, तो भाई सेंटर में लंबाई और चौड़ाई दोनों के सेंटर में हमारा होता है गुरुत्व केंद्र। तो देखिए ये टोटल कहाँ था, यहां से यहां तक 12 था, तो ये पॉइंट हमें सेंटर में मिला होगा। कहाँ मिला होगा, यह पॉइंट हमें सेंटर में मिला होगा। पहले हम एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां 12 था, तो सेंटर में क्या होगा, मतलब पहला पॉइंट हमें 6 मिल गया एक्स एक्सिस पे। भाई ऐसे एक्स एक्सिस होती है ना, और ऐसे वाई एक्सिस होती है। जब भी कभी हम ऐसे दो चीजें लिखते हैं, पहले एक्स दूसरा वाई, मतलब पहला वाला एक्स वाला लिखते हैं, तो पहला वाला टोटल 12 था, तो इसका आधा मतलब 6, यहाँ पे यह 6 होगा, और यह क्या होगा ऐसे। अब इसकी ऊंचाई मतलब वाई एक्सिस पे कितना है, तो यह भी आधे पे मिलेगा। जैसे एक्स एक्सिस पे आधे पे मिला 6, ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी आधे, मतलब कह लीजिए दोनों में 2 का भाग दे दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। इसमें 2 का भाग दिया हमने 6, इसमें 2 का देंगे तो 1.5, ये चीज आएगा 1.5। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है, 6 और 1.5 है ना, 6 एक्स एक्सिस पे, 1.5 वाई एक्सिस पे, वर्टिकल वाला। दोनों का आधा कर देते हैं। 12 है भाई, सेंटर में लेना है तो हमें आधा करना पड़ेगा ना, तो 6 हो जाएगा। या 3 था तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 1.5 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 और 1.5, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, बिल्कुल आसान। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है पटल का गुरुत्व केंद्र क्या है, इसका भी गुरुत्व केंद्र निकालना। ये देखिए कितना आसान है, क्या दिया हुआ उसको भूल जाइए। हमने देखा था त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, CG होती है, वह उसकी ऊंचाई का 1/3 होता है, मतलब h/3 होता है। हमने ये बात किया था,
ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है तो आपको दिख रहा होगा, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। बस आसान है। ऊंचाई कितनी अच्छी है 6/3, 3 दूना 6, आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मजा आ रहा है ना? बहुत आसान है। जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा, फार्मूले ध्यान होंगे, बिल्कुल मजे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, जो इस टाइप का पटल वाला आ जा रहा है। त्रिभुज का आएगा, आयत का आएगा, वर्ग का आएगा, चुटकी बजा के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आएगा तो इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, आपको गुणा भाग करना होगा। चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो पटल वाला था। इसमें भी वही काम करेंगे हम। 2 पार्ट मान लेंगे कि एक पार्ट हमारे पास ये है और दूसरा ये है ना। फार्मूला क्या था हमारे पास? हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भूल गए? ठीक है, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या थी? A1, 2 ही पार्ट है तो A1 H1 प्लस A2 H2 अपान A1 प्लस A2। A1 क्या है तो पहले पार्ट का क्षेत्रफल, A2 क्या है दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। H1 क्या है बेस से पहले पार्ट की, H1 है तो पहले पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, A2 क्या है तो बेस से दूसरे पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई। बेस से दूसरे वाले पार्ट की 2 है तो दूसरे वाले पार्ट की बेस से कितनी है ऊंचाई उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, और पहले वाले पार्ट की भी बेस से कितनी ऊंचाई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो चीज लेते हैं और नीचे A1 प्लस A2। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं A1 A2 सब निकाल लिया जाए। इस वाले पार्ट का A1 कितना होगा? A1 इज इक्वल टू, देखिए कैसा बन रहा है, एक आयत ही तो बन रहा है। जो पहला पार्ट है एक आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 100 इंटू 50 50। A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज क्या है हमारे mm में है तो सब mm में आएगा। A1 का मान हमें पता चल गया। अब हम बात किसकी करेंगे? A2 की। A2 का मान मतलब दूसरे पार्ट का, यह भी एक आयत के रूप में है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 160 लंबाई हो गई, चौड़ाई कितना है 60 दे रखा है, 160 और इंटू 60, इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 6 9 0, 6 6 आके 36, हासिल आया 3, 6 3 9 और यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। हो गया काम। आगे चलते हैं, ये हमारा A2 का मान आ गया, A1 A2 दोनों पता चल गया। अब बारी आएगी H1 H2 की। अब इसका H1 कितना है तो भाई इस वाले सेंटर लाइन है ना, इसी पे ऊंचाई लेंगे तो H1 मतलब पहले वाले की सेंटर CG का हाइट कितना है बेस से, तो यहाँ बेस से ऊंचाई कितनी होगी तो भाई टोटल 50 है। तो हमें कहाँ मिलेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इसके आधे पे मिलेगा, इसके आधे पे मिलेगा, आधे पे मिलेगा मतलब 25 पे मिलेगा। टोटल 50 है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिल जाएगी? 25 पे मिल जाएगी। तो H1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? H1 इज इक्वल टू 25 mm। ये भी mm में है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया किसका मान? H1 का मान मिल गया। H2 का निकालेंगे तो भाई पहले दूसरे वाले पार्ट का निकाल लेते हैं, पहले दूसरे वाले पार्ट का निकालेंगे ना, पहले इस पार्ट का निकाल लेते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट के टोटल चौड़ाई को जोड़ देंगे तो हमें H2 वाले का पता चल जाएगा। पहले हम इसका निकालेंगे क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो भाई जो भी इसका यहाँ से यहाँ तक 160 है तो इसके आधे पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। इस पार्ट की लंबाई कितनी 160 है, एक तरह से देखिए ये वाली जो ऊंचाई है कितनी है 160 है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जस्ट आधे पे, आधे पे मतलब 160 का आधा क्या होगा 80। हमें यहाँ मिलेगा क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा 80। अब हमें लेकिन क्या H2 क्या होता है? H2 होता है बेस से, मतलब यहां से बेस से दूसरे वाले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई। तब ये 80 है और यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है तो हम देख रहे हैं 50 है। तो टोटल बेस से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी? यहां से लेकर के यहां तक हमें निकालना है तो वहां से 80 और प्लस से 50। भाई यहां से यहाँ 50 और यहां से यहाँ 80, तो 80 50 8 5 13 130, तो हो जाएगा हमारा क्या यह H2 130 mm। देखा कितना आसान है। अब इसे रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। A1 का मान 5000, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है इसका। H1 25 प्लस A2 का मान 9600 इंटू H2 130 है अपान A1 प्लस A2 5000 प्लस 9600।
अब इनका हम लोग आपस में गुणा भाग करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। क्या है, 5000 है गुणे 25 है, कितना आ जाएगा, 1,25,000। इधर लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, 9600 है इंटू 130, क्या आंसर आ जाएगा, 12,48,000। तो प्लस 12,48,000 अपान, ठीक है, यही हो गया ना। इसका गुणा कर लिया प्लस इसका गुणा कर लिया, ये दोनों जोड़ देंगे तो 9 5 14, 14,600, 14,600। अब अगला क्या होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, 12,48,000 इसमें जोड़ देंगे प्लस कितना है, 1,25,000, 1,25,000 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13,73,000 अपान 14,600। ये दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, तो भाग दे लीजिए उसमें। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 13,730, 13,730 इसमें भाग दे देंगे 146 से, आ जाएगा आपका 94.04। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 94.04। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन गलत दिया हुआ, तरीका आपका है यही करने का। ठीक है, और चूंकि वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक भी आती है, चूंकि मैंने कैलकुलेटर यूज किया तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शन सही, 94.04, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप भी सॉल्व करके देख लेना, तरीका यही है, इसमें ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या है। देखिए इस टाइप से दी हुई है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। दरअसल ये बोला गया था इस क्वेश्चन में कि यह जो आकृति है ना, यह जो आकृति है स्क्वायर है। ठीक है, यह कौन सी आकृति है, स्क्वायर है, और इसके साथ ये जो त्रिभुज है ना, इसके साथ ये जो त्रिभुज बना हुआ है यह समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। और यह जो आकृति है देखने में तो आयत जैसा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह आकृति क्या है, एक वर्ग है। ध्यान रखना, यह समबाहु त्रिभुज है और यह क्या है, आपका वर्ग है। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, नहीं तो अगर सिर्फ ऐसे लिख देगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा, जब बोलेगा कि यह एक वर्ग है और यह समबाहु त्रिभुज है, अब आप सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास दो पार्ट मिल गए, एक पार्ट ए और एक ए। ठीक है, अब हमें क्या होगा भाई, अब जब दो पार्ट हो गए, एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया, तो सेम वही फार्मूला लगेगा सीजी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू A1 H1 प्लस A2 H2 अपान A1 प्लस A2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे वर्ग वाले का। यह क्या है, वर्ग है, चूंकि एक भुजा का सिर्फ मान दिया हुआ 60 ना, तो वर्ग है, तो आप लोग जानते हो वर्ग के सभी भुजा बराबर होती है, तो सब 60 हो जाएगा ना, क्योंकि यह एक वर्ग है। अगर एक भुजा 60 है तो सभी भुजाएं 60 होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां से क्षेत्रफल निकालते हैं। A1 इज इक्वल टू वर्ग का क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, होता है भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर भी लिखते हैं। तो भुजा कितनी है, 60 की है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A1 बराबर आ जाएगा 3600। A1 का मान हमने निकाल लिया। A2 का निकालेंगे इधर से त्रिभुज वाले से। ठीक है, A2 का भी निकाल लेते हैं। तो A2 हमारा क्या है, A2 एक त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से ना। A2 क्या है, हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। A2 हमारा क्या है, समबाहु, मतलब दूसरा वाला पार्ट हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, तो आपको फार्मूला होगा √3/4 ए स्क्वायर। यही तो था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो हमें उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो √3
3/4। ए का मतलब भुजा, अब इसका भुजा कितना है तो देखिए इस वर्ग का भुजा कितना था 60 था, तो सभी भुजाएं 60 हो गई थी। तो जब सभी भुजाएं 60 हुई थी तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा कितनी मिल गई थी हमें, 60 मिल गई थी। त्रिभुज का जो आधार वाला हिस्सा मिल गया था ना कितना है, 60 है। और हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अगर यह वाला भुजा 60 मिला इस त्रिभुज का तो यह भी 60 होगा और यह भी 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो सभी भुजाएं 60 की है तो ये भी क्या होगा 60 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। ठीक है, यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 900 आ जाएगा। √3 का मान कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका अगला कदम होगा √3 इंटू 900। और √3 का मान हम लिख लेंगे 1.732 इंटू 900। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा, 173.2 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, वही हमारा क्या होगा A2 का मान निकल जाएगा। 9 दूना 18, हासिल आया 1, 9 3 27, 1 28 को 8, हासिल आया 2, 9 7 63, 2 65 को 5, हासिल आया 6, 9 6 15, एक अंक पे दशमलव तो 1558.8। एक इसका मान आ गया A2 का 1558.8। कैसे निकाला आप लोगों ने देखा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का हो गया। अब हमें क्या है, A1 पता चल गया और A2 पता चल गया। अब H1 H2 की बारी है। H1 पहले वाले पार्ट का, तो भाई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितनी ऊंचाई पे होगा, तो ये टोटल 60 है तो इसके सेंटर पे मिलेगा, सेंटर मतलब यहाँ पे मिलेगा। यह कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 60 था तो इसका आधा 30 हो जाएगा। H1 तो आसान है, हमें मिल गया तुरंत, H1 = 30। ठीक है, H2 कहाँ से कहाँ होगा, तो हम इस त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़े, तब हमें पता चलेगा ना H2 का मान। H2 यही तो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 60 है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक मतलब त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाए तो उसी को इस 60 में जोड़ देंगे तो H2 का मान पता चल जाएगा। अब त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलता है, तो आपको मालूम है त्रिभुज का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर क्या होता है, H/3। मतलब हमें त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए होगी, ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो होता है यही तो ऊंचाई होता है। हमें त्रिभुज का क्या चाहिए, ये वाली ऊंचाई चाहिए, हमें त्रिभुज का ऊंचाई चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए त्रिभुज का, ये वाला हिस्सा चाहिए जो ऊंचाई है। अब ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो हमें देखिए यह वाली चीज पता है, यह क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो यह त्रिभुज 2 भागों में बढ़ गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो यह इसकी लंबाई हमें पता है भुजा 60 है, यह टोटल 60 था, तो अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हम बस इस त्रिभुज की बात करें तब उससे क्या होगा, हमें यह ऊंचाई का पता चल जाएगा। यही ऊंचाई तो हमें निकालनी है पहले, तभी तो हम यहाँ पे सीधी निकाल पाएंगे। तो ये 60 दिया हुआ है इस भुजा की लंबाई, इसका कितना होगा, तो टोटल 60 था, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यह आधार हो गया 30 और यह कर्ण हमें पता चल गया कितना 60 दिया हुआ था। तो हमें क्या निकालना है, यह लंब निकालना है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ही लंब ये है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, हमें लंब का मान पता चल जाएगा, वही ऊंचाई है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, भाई इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। लंब = क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सब चला जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख के निकाल लेते हैं, लंब बराबर क्या आ जाएगा आपका, कर्ण कितना दे रखा है 60, तो 60 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, आधार हमने 30 निकाला था, 30 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा आपका
60 का 3600 माइनस 30 का 900। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 3600 माइनस 900 अंडर रूट में आ जाएगा 2700। ठीक है, इसको निकाल लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2700 बराबर 51.96। 51.96। यह क्या है, हमारा h का मान आया है। किसका मान आया है? जो त्रिभुज की ऊंचाई थी h की वैल्यू आई है, कितना 51.96। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई हमें मिल गई ना, यहां से हमने त्रिभुज का ऊंचाई निकाला, कितना निकाला 51.96 निकाला। ठीक है, 51.96 निकाला। अब यहां से हम निकालेंगे त्रिभुज का सीजी, ऊंचाई हमें पता चल गया है 51.96। ठीक है, ये पूरी ऊंचाई है और इसमें भाग दे देंगे किसका, 3 का दे देंगे, तब हमें पता चल जाएगा क्या, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऊंचाई का 1/3, तो इसीलिए हमने यह ऊंचाई निकाला था। या दोनों की मदद लेकर के हमने पूरा ऊंचाई निकाल लिया, तो 51.6 आया। अब उसमें 3 का भाग दे देंगे तो सीजी पता चल जाएगा, तो यही हमने 3 का भाग दिया यहाँ पे। 51.96 भाग दे देंगे 3 से, बराबर आ जाएगा 17.32। 17.32 यह आ गया आपका क्या, त्रिभुज का सीजी। ठीक है, त्रिभुज का सीजी हमने निकाल लिया। सीजी मतलब यह वाला पॉइंट, यह वाला पॉइंट कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यह मान आया हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज का सीजी कितना आया, 17.32। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें H2 का मान चाहिए। तो हमें मालूम है H2 के लिए क्या करते हैं, यह जो पूरी लंबाई है 60 प्लस यह, भाई यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, और इसमें यह वाला हिस्सा जोड़ देंगे जब, तो बेस से यहाँ तक की मतलब त्रिभुज के दूसरे पार्ट की ऊंचाई कितनी है, तो बेस से दूसरे पार्ट के सीजी की ऊंचाई कितनी होगी, तो 60 प्लस 17.32। तो इसमें जोड़ देंगे H2 का मान निकालने के लिए 60 यह वाला प्लस 17.32, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 10 70। ठीक है, 60 प्लस 17.32 77.32। ये आ गया हमारा किसका, H2 का मान। H2 बराबर 77.32। इसका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और फिर अब फार्मूले में डायरेक्ट रख करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, सी जी बराबर हमारा क्या आएगा, सी जी इक्वल टू A1 का मान यहाँ पे दे रखा है 3600 इंटू H1 30 हमने निकाला है, प्लस A2 का मान है 1558.8 इंटू H2 का मान है 77.32। ठीक है, अपान A1 प्लस A2 मतलब 3600 प्लस A2 कितना है 1558.8, यही चीज है ना। ये चीज है, ठीक है, प्लस 1558.8। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना गुणा भाग कर लेते हैं, जो भी आएगा 3 0 0 3 0 0 3 6 18 को 8 हासिल आया 1 3 3 9 1 10, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस ठीक है 3600 गुणे 30। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अब अगला मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1558.8 गुणे 77.32 इज इक्वल टू 120526.41। ठीक है, 2 अंक तक ले लेते हैं, अपान इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कितना है 3600 प्लस 1558.8 क्या हो जाएगा आपका 5158.8। बस अब इसको जोड़ के भाग दे दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं 108000 प्लस
120,526.41 आ गया आपका 22,85.26.41 अपान 5158.8। इसका भाग दे लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग देने पे कितना आएगा, इक्वल टू, इसमें भाग दे दीजिए 5158.8, 44.29। क्या आ जाएगा हमारे पास, 44.29। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा सीजी निकल गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो बी वाला है 44.3, तो वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 44.3 कैसे होगा, ये हमने 2 अंकों तक लिया है ना, जब 1 अंक लेना चाहेंगे तो क्या होगा, लगभग हम लिखते हैं 44 देखिए पहला अक्षर लिखना है ना तो 2, तो इसके आगे वाला जो अक्षर होता है दशमलव में, जो अक्षर हम लिखना चाह रहे हैं, एक अक्षर लेना चाह रहे हैं, तो इसके आगे वाला अक्षर 5 या 5 से बड़ा है तो हम 1 अंक बढ़ा के लिखते हैं। अगर यही 0.29 की जगह अगर 2-4 होता ना तो हम 44.2 ही लिखते हैं, लेकिन 2 के बाद वाला जो अक्षर है 5 या 5 से अधिक होता है तो हम 1 अंक लेते समय 1 अंक इसको बढ़ा लेते हैं, तो यह 44.3 हो जाता है। तो वहीं से आया हुआ है। ठीक है, 44.3। ये काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस आपने देखा होगा, देखिए इसका आंसर मिल गया। इसी टाइप से पीछे भी क्वेश्चन था, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था, जो कि प्रोसेस वही है क्योंकि उसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तरीका यही है करने का। वर्ग का गुरुत्व केंद्र क्या है, यह एक आपका वर्ग दे रखा है और इसका गुरुत्व केंद्र पूछ रहा है। देखिए भाई, जहां पे विकर्ण काटेंगे वही क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। तो ये टोटल कितना है, 60 है। अगर यह 60 है तो इधर भी क्या होगा, 60 ही होगा, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग बोला है। तो आपको मालूम है, देखने में आयत जैसा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, वर्ग बोल दिया है। इसके फिगर पे मत जाइए, फिगर तो देखने में आयत जैसा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग है। वर्ग है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, अगर एक भुजा 60 mm है तो सभी भुजा 60 की होगी। यही तो वर्ग की खासियत होती है कि भाई उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर यह 60 है तो सभी 60 है। अब हमें क्या निकालना है कि यह वाला पॉइंट कौन सा है, तो मैंने बोला था पहले हॉरिजॉन्टल चलते हैं फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल वाला हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। कहीं भी आपने देखा होगा एक्स कामा वाई लिखा जाता है, तो मतलब पहले एक्स पे चलेंगे। तो पहले यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे कितना है, या एक्स वाला होगा। तो टोटल 60 है, 60 का आधा क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 30 कॉमा एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई वाला मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऊंचाई क्या, यही तो है, यहां से यहां तक। यह कितना होगा, तो टोटल 60 है, तो यह भी आधा कितना होगा, 30 ही होगा। यह भी 30 होगा, यह वाला भी 30 है, तो यहाँ पे 30 कामा 30। आसान है। इसका आधा ले लीजिए 60, फिर वाई वाले का आधा ले लीजिए, वही जैसे पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था। इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की जो टोटल दूरी है 60 थी, तो इसका आधा ले लेंगे 30। ऐसे वाई वाले पे कितना है, तो 60, उसका भी आधा लेंगे 30, तो 30 कामा 30 मिल जाएगा। दोनों निर्देशांक हमें 30 कामा 30 के मिल जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शंकु का आधार 10 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी का गुरुत्व केंद्र क्या है। आधार कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू में दे रखा है। ठीक है, हमें मेन चाहिए क्या, ऊंचाई की। शंकु की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितना है, 50 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें देखिए ये काफी आसान है, हमें इसका फार्मूला मालूम है कि शंकु का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो हमें मालूम है ऊंचाई का 1/4 h/4 होता है, जबकि त्रिभुज में h/3 होता है, तो h/4 होता है। तो अगर हमें सिर्फ ऊंचाई पता चल जाए काम बन जाएगा। ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 50/4 भाग दे लीजिए। 4 एकम 4, 1 बच गया 10, 4 दूना 8, 2 बच गया, दशमलव देंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, 12.5 सेंटीमीटर में है चूंकि, तो यह भी सेंटीमीटर आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आसान था। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि नहीं, उसको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस अब काफ़ी देर हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।